इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने मुंडियां काटी और कटवाई हैं इस देश के लिए, तब ये देश का स्वाभिमान, सम्मान और संविधान ये सब सुरक्षित है। उसके बाद 1962 में हमारे जमीनों पे सीलिंग एक्ट के तहत जबरदस्ती उसको लिया गया, तमाम वादा करके। बिल्कुल सही बात। क्या उस वादों को पूरा किया गया? अभी आपके जेब में पैसा हो जी, अकाउंट में पैसा हो, मोबाइल में पैसा हो, हम मोबाइल भी ले लें, एटीएम कार्ड भी ले लें और जेब का पैसा ले लें और आप मार्केट में छोड़ दें, जाओ खरीदारी करो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मदद मांगोगे लोगों से? बिल्कुल। कुछ करना चाहोगे? कहीं से 100-200 रुपए का इंतजाम कर लें। जब हमारी सब चीजें हमसे छीन कर ली गई, ले ली गई, ऐसा थॉट क्षत्रिय का मतलब होता है चर्चा, पर्चा, खर्चा। इन तीनों में जो है वही है क्षत्रिय। क्या बात, चेहरे के चमक खानदानी है, क्रीम पाउडर वाला नहीं है। क्या क्रीम पाउडर वाले समझे कि उनको डिटेन कराना है कि फेशियल कराना है कि क्या कराना है। क्या बात। यहाँ तो सो के उठेंगे उनसे ज्यादा चमकेंगे। भारत, अखंड भारत, क्या अखंड भारत में जो हमारे लोग हैं वो हमारे ही रहें, वो पाकिस्तान की जय जयकार ना करें, क्या बात। वो जिन्ना को महान ना कहें, वो ट्रंप के ट्वीट को सीज फायर में कन्वर्ट ना करें। क्या बात है। मैं उस अखंड भारत की बात करता हूं। सेना के आइडियोलॉजी को कमजोर करना, तो आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दिन अब लदने वाले हैं। मार्केट में ठाकुर आने वाले हैं। क्या बात। जो अपने जाति का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम रहेगा। और देश की सेना पे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनका काम है, तुम्हारा काम उठाओ बेटा, हमारा काम है जवाब देना। और सब लोग नोटेड हो, समय आएगा उत्तर देंगे सब। इन टुच्चे टाइप के लोगों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सब गधे हैं। ये अनपढ़ गंवार, ये 100 रुपए पाते हैं, 70 रुपए की सीसी पी के सवाल पूछते हैं। एक जीबी फ्री के डेटा पे सवाल पूछते हैं, तो कुछ नहीं पता है। ये आता जाता चुनाव निशान छाता वाले लोग हैं, कुछ नहीं पता है। जरूर ये चाहूँगा कि इंजीनियर अच्छा बनो ना बनो, इंसान अच्छा बनो, और क्षत्रिय जिस दिन बन गए उस दिन मानवता को जीत लेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चेहरे की चमक बहुत अच्छी है और ऐसे बरकरार रखें। हमने देखा है कि कई जगह कुछ लोग करड़ी सेना को सिर्फ बोलते हैं कि ये चुनाव के समय ही एक्टिव होती है। इस पे आपका क्या जवाब रहेगा? कोई भी किसी को भी अगर ये लग रहा है कि चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं तो डीएक्टिवेट की कोई बटन हो तो दबा दें। क्या बात है भैया। और मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, बटन नहीं ढूंढ पाएंगे। कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, उनकी बटन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम स्विचलेस हैं। स्विच ही नहीं है। क्षत्रियों के अंदर कोई स्विच है क्या? कभी नहीं। वो तो महाराणा प्रताप का खून है, कभी भी ऑन हो जाएगा। क्या? और जब ऑन होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। और वो लड़ाई, लोग बोलते हैं कि करणी सेना ने लड़ाई लड़ी तो क्या हुआ? करणी सेना ने लड़ाई लड़ा, पद्मावती से पद्मावत रिलीज हुई, बिल्कुल, और 300 कट होने के बाद रिलीज हुई। और पद्मावती देखना है तो पाकिस्तान में जो सीडीज उसको जाके देख लो, तब समझ में आ जाएगा करणी सेना ने क्या लड़ा। जब समय आता है माइनस के 55 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे डोगरा रेजिमेंट लड़ती है, राजपुताना राइफल्स लड़ती है, राजपुताना रेजिमेंट लड़ती है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो एक कदम दबाव दे दे। जानना चाहेंगे क्या वीरू भैया कभी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव के बारे में डिफाइन करूं भाई मेरे, खूब अच्छे से करूंगा। बिल्कुल, सवाल सबका खत्म हो जाएगा 100%। आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा देश ये जाने कि वीरू सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसका क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ करणी सेना के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया जुड़ रहे हैं। तो जानते हैं उनकी ये जो एक नई प्रथा है और नया जो उस नए युवाओं को साथ करना, तो जानते हैं भैया से उनके बारे में। तो स्वागत है भैया हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई। भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये करणी सेना की स्टार्टिंग कैसे हुई थी आपकी? नहीं, जैसे कि मुझे बताते हुए बहुत गौरव होता जी। है। मैं कभी भी किसी से कहता हूँ कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूँ क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। वर्ण संस्कार 4 हैं जी। सनातन धर्म में, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, लेकिन धर्म उसमें से एक है, क्षत्रिय धर्म। बिल्कुल। बाकी कोई धर्म नहीं। क्षत्रिय धर्म इसलिए है क्योंकि हम धर्म को बचाने के लिए, समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, अपने महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, सनातन पद्धति को बचाने के लिए जो लड़े जी, उसी धर्म को कहते हैं क्षत्रिय धर्म। बिल्कुल सही बात है। टू बी फ्रैंक, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसे कम्युनिटी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस कम्युनिटी में पैदा होने के लिए भगवान जैसे लोग उस कोख के लिए तरसे हों। 100%। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि आज के समय में क्या हमें अपने राजपूत इतिहास को सही तरह से पढ़ाया जा रहा है या नहीं? मैं इसको कहूँगा कि बहुत खुल के इस पे डिबेट होनी चाहिए। हमारा जो इतिहास है उसका 0.1% भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। इतिहास कहाँ से शुरू होता है? इतिहास भगवान सूर्य से शुरू होता है। भगवान सूर्य के पुत्र मनु से शुरू होता है और मनु से सृष्टि पे मानवता की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मनु स्मृति को जलाया जा रहा है, सनातन सभ्यता को खराब बताया जा रहा है, इस धर्म को गाली दिया जा रहा है। भगवान को नहीं मानने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम अपने इतिहास, अपने धर्म, अपनी परंपरा को नहीं पढ़ रहे हैं या उस तरीके से एग्जिट नहीं किया जा रहा है मार्केट में। जानना चाहेंगे भैया, क्या आपने कभी महसूस किया कि सरकारें राजपूत नायकों के इतिहास को दबाने की कोशिश करती हैं, ना कि बताने की? जब देश आज़ाद हुआ जी, 15 अगस्त 1947, उसके बाद देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब से लेके 72 तक एक धर्म विशेष के लोगों का जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कब्जा रहा। सही बात है। वहां पे पढ़ाया गया अकबर महान, बाबर महान, तुगलक महान, लोधी महान, फलाने महान। मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लुटेरे थे, जो डकैत थे, जो हमारे समाज की औरतों को मीना बाजार में दाम लगा के बेचते थे, वो महान हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उनको महान बताने वाले लोग और महान पढ़वाने वाले लोग कहीं ना कहीं समाज को, इस देश को तोड़ने की मुहिम चलाए हुए थे। इस देश में इतने महापुरुष हुए, राणा कुंभा, राणा प्रताप, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल जैसे लोग जिन्होंने राजधानी रावलपिंडी बना दिया था। बिल्कुल सही बात है। वो इतिहास कोई पढ़ाया क्या? कभी नहीं। लेकिन पढ़ाया गया कि उन्होंने दिल्ली का कुतुब मीनार बना दिया, लाल किला बना दिया, आगरा का ताजमहल बना दिया। अबे मैं कहना चाहता हूँ, जो साले अरब में मिट्टी का घर नहीं बना पाए, वो यहाँ क्या किला और गढ़ बनाएंगे? बिल्कुल। किला गढ़ अगर देखना है तो राजपूतों ने जो गढ़ और किले बनाए हैं देश में, जाके उसको देखें। एक किला, जिस चित्तौड़गढ़ के किले की लोग बात करते हो, 13 किलोमीटर का किला है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट किला है। कभी इसकी चर्चा होती है क्या? कभी नहीं। अजूबे में ताजमहल को बताया जाता है, और ताजमहल क्या है ये दुनिया जानती है। वही ताजमहल जिसको लोग बताते हैं औरंगजेब ने बनाया, हाँ, और उसका बेटा उसने बनाया, उसके बेटे ने उसको मुमताज की याद में, मुमताज की याद में बनाया। औरंगजेब ने अपने पिता को ही उसी लाल किले में बंद करके कहा कि जब तक जिंदा हो तब तक उसी को देखो। बिल्कुल सही बात। तो हम उस पद्धति को मानने वाले लोग हैं जहाँ पे इतिहास का बहुत
सूक्ष्म नज़र से देखा जाता है। सनातन के इतिहास को, हिंदुत्व के इतिहास को सुई के नोक के बराबर जगह मिली है एनसीईआरटी में या फिर सीबीएसई आईसीएसई में। मैं आप भाई इसलिए कह रहा हूँ, सुई की नोक के बराबर जगह मिली है। बिल्कुल सही बात है। आप समझो कि क्या इतिहास रहा है। जिस देश में दुनिया से जीतता हुआ सिकंदर आता हो और यहाँ आके हार जाता हो और इस इतिहास को पढ़ाया नहीं जा रहा हो। क्या बात। ये वो देश है जहाँ पे अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति के लिए भागीरथी 13 साल की उम्र में तपस्या करता है और गंगा जी को धरती पर प्रकट करता है। क्या उस इतिहास को पढ़ाया गया? क्या बहुत सुंदर। क्या उस विश्व प्रतिज्ञा को पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया गया? कि उस राजा सगर के इतिहास को पढ़ाया गया जिनके चक्रवर्ती सम्राट का जो घोड़ा था उसको इंद्र ने जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया बंगाल में, और उनके बेटों ने घोड़े को खोजने के लिए सागर खोद डाला जिनके नाम पे सागर पड़ा। इस इतिहास को पढ़ाया गया? क्या कभी नहीं। कभी पढ़ाया गया हो? पढ़ाया गया उस इतिहास को कि बनवासी निकले, पूरी दुनिया जीत लिए, जिन्होंने भगवान राम, जिनका वो धर्म में, संप्रदाय में, मत और पंथ में हो सकता है भेद, लेकिन मानवता में भेद नहीं था। बिल्कुल। भगवान राम के हम लोग वंशज, जिन्होंने सबरी का जूठा बेर खाया। बिल्कुल। इसको कितना इतिहास में जगह दिया जाता है? कभी नहीं दिया जाता भैया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला कौन? जगह दिया गया? कभी नहीं। अब मैं बता दूं, बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी ने पढ़ाया और अपने यहाँ तब के टाइम में 2.5 लाख रुपए की सैलरी पे एज एडवाइजर रखा। उनकी पत्नी जात की ब्राह्मण, पढ़ाने वाला क्षत्रिय, नौकरी देने वाला क्षत्रिय, और हम लोगों के इतिहास को इतना सूक्ष्म जगह मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में ओबीसी आरक्षण देने वाले ठाकुर बीपी सिंह क्षत्रिय। बिल्कुल। 2007 में इस देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने वाले ठाकुर अर्जुन सिंह क्षत्रिय। हमारे इतिहास को क्या कोई जानेगा? हमने तो केवल दिया है। बिल्कुल सही बात। हमने 568 रजवाड़े दिए, 1.25 लाख जमींदारी दी, 3.5 लाख तालुकेदारी दी, 57 लाख एकड़ जमीन गरीबों में दान करी। ये पढ़ाया गया क्या? कभी नहीं। जब 1952 में विनोबा भावे भूदान महायज्ञ इस देश में हुआ, विनोबा भावे ने जगह जगह सभी राजे रजवाड़े से कहा कि गरीबों के पास जमीन नहीं है और हम अपनी जमीन की 44% जमीन गरीबों में दान कर दिए। ये पढ़ाया जाता है क्या? कभी नहीं। ये कभी पढ़ाया गया इतिहास में कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, इस देश में नोट छापने के लिए सोना था क्या? कोई भी नोट छापी जाती है तो एवज में गोल्ड रखा जाता है गिरवी। सरदार वल्लभ भाई पटेल रजवाड़ों में घूम घूम के राजाओं से बोले कि देश में नोट छापनी है, सोना चाहिए आप लोगों से, और रजवाड़ों ने इतना सोना दिया कि $1 के बराबर था। क्या बात। और ये पढ़ाया जाता है क्या कि रिजर्व बैंक में जो 3000 टन सोना रखा गया है वो राजपूत रजवाड़ों का है? ये कभी पढ़ाया गया क्या? बिल्कुल सही बात है। आप बताते हैं कि राजा के पिता, उनके पिता और उनके पिता के भी बारे में बताते हैं, तो ये लर्निंग कैपेसिटी के लिए आप क्या जुगाड़ करते हैं? क्योंकि इतना डीपली याद कर पाना तो आई थिंक किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, मैं बहुत अच्छे से, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो जी, और बाई प्रोफेशन भविष्य में इंजीनियर हो जाओगे। इंजीनियर को ये कभी नहीं बताया जा सकता स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, 100%। क्योंकि हम सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में ही मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। और मैकेनिक्स में, और उसमें भी पढ़ते हैं फिजिक्स में न्यूटन्स का लॉ। न्यूटन्स का लॉ कहता है ना कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, 100%। दीवार पे बॉल को मारोगे उतनी तेजी से इम्पैक्ट करेगा। तो ये न्यूटन्स का लॉ नहीं था, ये हमारे बाप दादाओं का लॉ था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। हूण आए, हूण को उसी तरीके समझाए, यहूदी आए, यहूदी को उसी तरीके से समझाए, डच आए, उनको उसी तरीके से समझाए, मंगोलियन आए, उसको उसी तरीके से समझाए, मुगल आए, उनको भी उसी तरीके से समझाए, और अंग्रेज आए, उनको भी उसी तरीके से समझाए। तो ये हमारे बाप दादाओं का लॉ है। क्या बात। कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा उस भाषा में समझाएंगे।
और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं तो अपने बाप दादाओं का इतिहास तो पढ़ूंगा ही ना। 100%। काम क्या है, नौकरी मिलनी नहीं है, आरक्षण जैसे जगह पे नौकरी मिलनी नहीं है तो बाप दादाओं का इतिहास ही बचा है पढ़ने के लिए, तो वो भी तो अच्छे से पढ़े। और क्षत्रिय जो काम करता है बड़े दमदारी और मजबूती से और सूझबूझ से करता है। क्या बात है भैया। इसलिए मैं जिन चीज़ों को पढ़ता हूँ बड़ा डीपली जानता हूँ। मैं तो कभी नहीं कहता, इतिहास में कई जगह इन चीज़ों का जिक्र नहीं है और होना चाहिए। हमारे बहादुरी के गाथे कहे गए हैं, हमारा कहा गया है कि धड़ कटा है, सर कटा है, धड़ लड़ा है। गोरा बादल एक पहाड़ तक लड़े, क्या जगह मिल गई गोरा बादल को? गोरा बादल के इतिहास को क्या जगह मिल गई? इस इतिहास में इस देश ने क्या जगह दिया कि जिनका गला कट गया हो मेरे भाई, और एक पहर 4 घंटे का होता है, बिल्कुल 4 घंटे तक गला कटने के बाद धड़ लड़ा है, धड़ जगह मिली क्या? कभी नहीं। हमने कहा ना, सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिली है। सुई की नोक, मैं कहता हूं रेत को मुट्ठी में पकड़ लोगे तो कितने टाइम तक पकड़े रहोगे? खाली होगी ना। 100%। एक दिन इस देश को राजपूतों के इतिहास पे गर्व करना पड़ेगा। वजह बताऊंगा आपको, जी। समय आ जाएगा, जब समय आता है -55 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे डोगरा रेजिमेंट लड़ती है, राजपूताना राइफल्स लड़ती है, राजपूताना रेजिमेंट लड़ती है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं। बिल्कुल सही बात। जहां गोली खानी है वहां आरक्षण नहीं, और जहां मलाई खानी है वहां आरक्षण। तो देश समझता है, देश ये समझता है कि जब 10 लोग शहीद होते हैं बॉर्डर पे तो 6 से 7 राजपूत लोग शहीद होते हैं। बिल्कुल। मुझे गर्व है कि मैं उस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं जहां पे वीर गाथाओं की अनेकों हजारों लाखों करोड़ों कहानियां हैं, और मुझे बड़ा मजा आता है उन कहानियों को सुन के, क्योंकि वो कहते ना कि वो विक्रम बेताल की कहानी नहीं है, वो तलवार से लड़ी गई, युद्ध के मैदान में खींची गई लकीर की कहानी है। इसलिए मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस रक्त में, उस डीएनए में, उस जाति में पैदा हुआ हूं जिसके कण कण में इतिहास है। तो कहां छुपाओगे उस इतिहास को, कितना बचाओगे? बिल्कुल सही। इतिहास का कोई पन्ना फटा सा भी निकालोगे तो 1-2 लाइन तो हमारी निकलनी ही निकलनी है, तो कितना उसको दबा लोगे भाई? दबा के देख लो। भैया जानना चाहेंगे क्या बॉलीवुड में राजपूतों की जो छवि है वो गलत तरीके से दिखाई जाती है? 2017 के बाद नहीं दिखाई जा रही है। पूछो क्यों? जी बिल्कुल बताएं। क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, संजय लीला भंसाली ने, पद्मावती पिक्चर बनाई। पद्मावती पिक्चर कैसे बनी? एक लेखक हुआ जी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सभी जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक गद्य लिखा, पद्मावत। बिल्कुल। नॉट पद्मावती, पद्मावत। कब लिखा? पद्मावती जी के मरने के 250 साल बाद। और कैसे लिखा? सपना आया था उसको। ओके। रात में वो सोया, उसको सपना दिखा, सुबह उठा, उसने हूबहू उस सपने को राइटिंग में लिख दिया। बिल्कुल। और उसको नाम दिया पद्मावत, ना कि पद्मावती। उस पद्मावत पे, उस लेख पे 2017 में एक पिक्चर बनाता है संजय लीला भंसाली जी। नाम देता है पद्मावती। बिल्कुल। पहले नाम देता है पद्मावती। क्यों देता है? बना तो पद्मावत पे रहा है ना, जो सपने में लिखा गया था, जो 250 साल बाद लिखा गया था। तो तुम बना रहे थे तो तुमको तो उसका नाम पद्मावत लिखना चाहिए था। बिल्कुल। और तुम पद्मावती कैसे रख दिए? वहीं से शुरुआत होती है हम लोगों की एंट्री, विरोध की एंट्री। बिल्कुल। और उसके कान पे आज भी झंडातेदार थप्पड़ हम लोगों के हैं। आज भी मेरा नाम सुनता है तो पता नहीं अब कैसे मैं अपने मुंह से बोलूं। बिल्कुल। ठीक है, जो भी है, एक समय उनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। हाँ ठीक है, उसको उसी भाषा में उत्तर दिया गया जैसे हमारे पूर्वज देते थे। बिल्कुल। और वो लड़ाई, लोग बोलते हैं कि करणी सेना ने लड़ाई लड़ी तो क्या हुआ? करणी सेना ने लड़ाई लड़ा, पद्मावती से पद्मावत रिलीज हुई। बिल्कुल। और 300 कट होने के बाद रिलीज हुई। और पद्मावती देखना है तो पाकिस्तान में जो सीडीज उसको जाके देख लो, तब समझ में आ जाएगा करणी सेना ने क्या लड़ा।
और 2017 के बाद कोई विलन ठाकुर नहीं बनाता है, ना ठाकुरों पे कोई पिक्चर बन रही है। बिल्कुल। एक तांडव सीरीज आई थी जी। महादेव के ऊपर, रिलीज नहीं होने दिया। ऐसा तांडव किए कि बॉलीवुड में अब तांडव तांडव चलता है। जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके दिमाग में करणी सेना और वीरू सिंह का नाम चलता है। बिल्कुल सही बात है भैया। क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमको छेड़ दे उसको हम छोड़ते नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, और स्वाभिमान की लड़ाई यही है कि अगर हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को, हमारे समाज की बहू बेटी के साथ कोई भी तनिक रंचक बाल बराबर भी कोई इम्पैक्ट किए तो तुमको सुनामी ला के दिखाएंगे। ये भी मैं खुल के कहता हूँ। बिल्कुल। जानना चाहेंगे भैया कि करणी सेना का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक छवि बनती है, वो भी विरोध और आंदोलन की। क्या ये छवि करणी सेना की सिर्फ विरोध और आंदोलन की ही है या एक न्याय की छवि है? जैसे छवि उनको बनती है जी। जो वामपंथी सोच के लोग हैं, जो देश के एक्टिविटी से परेशान रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि देश फिर से गुलाम हो जाए। बिल्कुल। जो लोग गुलामी पद्धति में जी रहे हैं और लोगों को गुलाम की तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके लिए आंदोलन है। हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, हम अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। मान सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम 36 कौम की लड़ाई लड़ते हैं। हम सभी जात मत मजहब धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। हम पंथ संप्रदाय की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम विधवा औरत की लड़ाई लड़ते हैं, हम बच्ची की लड़ाई लड़ते हैं, हम गाय मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं। हमको तो कहीं से भी फोन आता है, हमारी टीम रहती है बाकायदा, बिल्कुल जाके लड़ती है हर दिन। हमारे ऊपर ये कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, और जो एलिगेशन लगा रहा है तो अपने अंदर झांक के देखे। बिल्कुल। उंगली करने से पहले 4 उंगलियां आपको इम्पैक्ट करती हैं, 100%। तो वो उनको सोचना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग करणी सेना का नाम सुन के घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि सबका उड़ता तीर ले लो ठीक है, करणी सेना वालों को उड़ता तीर ना लो, क्योंकि जवाब बड़ा मजबूत मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोग आदिकाल से रहे, ऐसे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में दिक्कत है, उनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, उनको हमारी सभ्यता और परंपरा पे बात करने में दिक्कत है। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को बात करके आप और हम समय केवल वेस्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि वीरू भैया की एक छवि आती है, एक पिक्चर आती है हेलीकॉप्टर वाली आपकी। करणी सेना के प्रमुख अब भौकाल के लिए उतर आए हैं। हमारे बाप दादा हाथी घोड़े से चलते थे। बिल्कुल। जैसे भौकाल की बात लोग करते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पैदल चौराहे पे घूमेंगे तो उनका कोई भौकाल रहेगा क्या? उनको कोई पूछेगा क्या? एसपीजी, एनएक्सजी, जेड+ लेके लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, तब ना लोग जानते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही। अगर वो हमारे टैक्स के पैसे से चल सकते हैं, वो अपने भौकाल में जी सकते हैं, तो हम तो अपने पैसे से चलते हैं ना। क्या और मैं ये बात और कहना चाहूँगा, क्षत्रिय कुल का बेटा हूँ, भौकाल तुम्हारे डीएनए में है, और भौकाल नहीं रहेगा तो हर कोई क्षत्रिय लिख कह रहा है। क्या बात है। बहुत सुंदर भैया। जानना चाहेंगे भैया कि क्या मीडिया जानबूझकर करणी सेना को हिंसक संगठन की तरह दिखाती है अपनी मीडिया चैनल पे? एक्चुअल में सब टीआरपी का खेल है मेरे भाई, सब टीआरपी का खेल है। मैं इसका जस्टिफाई और जस्टिफिकेशन इसलिए करना चाहता हूँ कि निगेटिव व्यूअर्स बहुत हैं। बिल्कुल। ठीक है। अभी स्लोगन डाल दो कोई भी न्यूज में, एक गंदा सा स्लोगन डाल दो, उस वीडियो को अगर 100 फॉलोअर नहीं हो तब भी वो 2-3 मिलियन देखी जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो आजकल न्यूज वालों को टीआरपी में केवल करणी सेना दिख रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ, कुछ भी बोलो, तुम्हारी दुकान तो चल रही है, और दुकान चलाने वाला आदमी हमेशा मजबूत रहा है। क्या बात। तो ये इन लोगों की दुकान अगर हमसे चल रही है तो तुम्हारा भाई मजबूत है यार। बिल्कुल। तब ना चल रही है, हम इनके पास थोड़ी ना जाते हैं। बिल्कुल सही बात। इनकी गरज रहती है, तुम्हारे भाई को पूछते हैं, हमारी वजह से इनके घर में पैसे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हमको लोग देखेंगे
तो ऐड आएगा, एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो घर पैसा जाएगा। क्या बात। तो फिर कोई मतलब नहीं इन लोगों के बात करने में। हमको कुछ भी दिखाएं, समाज जानता है, देश जानता है, लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। अब करणी सेना क्या है? करणी सेना हमारी कुल देवी के नाम पे संगठन है, तो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और हमारे लिए प्रार्थनीय है। तो आप समझो कि उनके नाम पे तो कोई गंदगी नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो हम जो करेंगे 24 कैरेट वाला करेंगे, बिल्कुल सही, और मजबूत करेंगे। हमने देखा है कि कई जगह कुछ लोग करणी सेना को सिर्फ बोलते हैं कि ये चुनाव के समय ही एक्टिव होती है। इस पे आपका क्या जवाब रहेगा? जैसे जो पार्टियां हारती हैं उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल। हम करणी सेना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है समाज में कुरीतियों के लिए लड़ना, समाज के उत्थान की बात करना। सही बात है। हम ईवीएम पे बटन नहीं दबाते हैं, ना दबाते हैं। और कोई भी किसी को भी अगर ये लग रहा है कि चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं तो डीएक्टिवेट की कोई बटन हो तो दबा दें। क्या बात है भैया। हाँ? और मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, बटन नहीं ढूंढ पाएंगे। कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, उनकी बटन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम स्विचलेस हैं। स्विच ही नहीं है। छतरियों के अंदर कोई स्विच है क्या? कभी नहीं। वो तो महाराणा प्रताप का खून है, कभी भी ऑन हो जाएगा। क्या? और जब ऑन होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। और जो होगा वो काबिले तारीफ होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बहुत सुंदर। क्या आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफर या दबाव महसूस किया है? ना दबाव महसूस किया है, ऑफर तो खूब आता है। दबाव किस चीज का? दबाव तो किसी के पिछवाड़े में वो दम नहीं है जो एक कदम दबाव दे दे। क्योंकि हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं। दबाव खत्म कैसे किया जाता है वो भी फार्मूला पढ़े हैं। तो ऑफर्स खूब रहता है। और जैसे मौसम का ऑफर आता है कपड़ों पे 40% ऑफ, 50%, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 10 फ्री। तो यहाँ पे बाय 1 गेट 100 फ्री वाला ऑफर आता है। जानना चाहेंगे क्या वीरू भैया कभी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव के बारे में डिफाइन करूं भाई मेरे जी, खूब अच्छे से करूंगा। बिल्कुल। सवाल सबका खत्म हो जाएगा 100%। आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा देश ये जाने कि वीरू सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसका क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं जी, टू बी फ्रैंक। बिल्कुल। राजनीति शब्द के बारे में बताना चाहूंगा। राजनीति क्या है? राजनीति को आप डिफाइन करेंगे, राजा जिस नीति को बनाता है उसी को राजनीति कहते हैं। और इतिहास में राजा कौन था? सब क्षत्रिय कुल के थे। तो ये किसकी है? क्षत्रिय कुलों की है। मैं क्या हूं? क्षत्रिय हैं। तो फिर राजनीति हमसे दूर कैसे रहेगी? बिल्कुल सही बात है। तो फिर कहने की क्या बात है? वीरू भैया कब चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। सुनो, कंप्लीट होने दो। जी। वीरू भैया चुनाव लड़ रहे हैं ये मैटर नहीं है। मैटर ये है राजनीति। बिल्कुल। राजा ही राजनीति करता है, नीति बनाता है। आज राजा प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, संसद में बैठे लोग हैं, विधान पालिका में बैठे लोग हैं जो अगेंस्ट सिस्टम नीति बनाते हैं। और वो नीति कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इंपैक्ट करती है, लोगों के ऊपर इंपैक्ट करती है। इस देश में आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, 1950 से 1960 तक। नीतियां बनाते गए, राजनीति करते करते आस लेते आए। तमाम ऐसे अमेंडमेंट हुए। आप समझो, SC/ST एक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल। कितने लोगों का घर बर्बाद हो जा रहा है भाई, नो डाउट। अगर किसी SC/ST समाज के साथ गलत हो रहा है तो बहुत मजबूती से उनकी मदद हो, लेकिन इस नाम पे किसी अन्य लोगों को प्रताड़ित किया जाए इस कानून के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं गलत है। और सुप्रीम कोर्ट इसको बार बार संज्ञान ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की है, लेकिन तमाम राजनीति इस पे होके चीजों को वाइंड अप कर दी जाती है। बिल्कुल। और राजनीतिक बेसिक फंडा है।
अगर आपको अपनी बात रखनी है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तभी ना आप इंजीनियर बन पाओगे, तभी ना नाम के आगे इंजीनियर लिख पाओगे। बिल्कुल सही। डिग्री चाहिए ना। अगर आप अपने लोगों की बात मार्केट में मजबूती से रखना चाहते हो, समाज में रखना चाहते हो, तो केवल मार्केट और समाज तक रहेगी। लेकिन अगर पटल पे रखोगे तभी ना कानून में, संविधान में और अमिटमेंट में चेंज आएगा। उसके लिए आपको पटल पे जाना पड़ेगा, चाहे विधानसभा में जाना पड़ेगा, चाहे लोकसभा में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और ये वीरू सिंह नहीं जाएगा। वीरू सिंह चाहता है कि मेरे समाज का हर एक बच्चा राजनीति में आए और दमदारी से अपनी बात करे, वो विधायक सांसद बने। मुझे कोई शौक नहीं विधायक सांसद बनने का, लेकिन ये जरूर शौक है कि मेरे समाज में ज्यादातर लोग सांसद विधायक बने। बिल्कुल सही बात। इसके बारे में मैं लड़ाई लड़ूंगा इन फ्यूचर। इस पे लड़ाई बहुत मजबूत लड़ूंगा, बहुत दमदारी से लड़ूंगा। और एक लड़ाई ये भी रहेगी कि जो भी इस तरीके के इम्पैक्ट करने वाला है और समाज में जो ताकतवर बच्चा है जो राजनीति में आना चाहेगा, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या बात है। बाकी यही है, वीरू सिंह राजनीति करेंगे तो अपने समाज के माध्यम से करेंगे, अपने लोगों को बढ़ा के करेंगे। बहुत सुंदर। जानना चाहेंगे कि क्या आज समय में संगठन चलाना राजनीतिक संपर्कों के बिना मुमकिन नहीं है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक संपर्क का मतलब आप जी हजूरी करेंगे, फिर उसको चाटुकारिता कहते हैं, ना कि संगठन चलाना कहते हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो आपको चाटना पड़ेगा, उनके टुकड़े पे पलना पड़ेगा, उनके इशारे पे चलना पड़ेगा। हम तो कहते हैं ना कि हमारे समाज के बारे में कोई पार्टी बोल के देखे, इवन भाजपा बोले, कांग्रेस बोले, बीजेपी बोले, बीएसपी बोले, कोई बोले, लड़ाई उसी तरीके से लड़ेंगे। वे बीजेपी का सांसद विधायक बोल के देख ले अगर समाज के बारे में, वही इंपैक्ट करेंगे। लोग ये लगता है कि देखिए, बहुत लोग ये देखते हैं कि मैं योगी जी को फॉलो करता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे केवल एक फॉलो है बस, योगी जी। इसलिए मैं फॉलो करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए फॉलो नहीं करता हूं, उनकी आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूं। दैट्स अ मैटर। उसको देख के लोगों को ये लगता है कि मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। अरे सुनो, अगर मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता तो मैं बीजेपी के आईटी विंग को फॉलो किया होता, ना कि योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो किया होता। बिल्कुल सही। मैं योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को फॉलो करता हूं, उनके अंदर के जो छत्रित्व का गुण है उस गुण को मैं फॉलो करता हूं। और मुझे यह भी गर्व है कि वो उत्तर प्रदेश के ऐसे ताकतवर मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बताया कि क्षत्रिय धर्म कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जात धर्म पंथ समुदाय से हट के उन्होंने उत्तर प्रदेश को 8 साल में कहां पहुंचा दिया, ये बताने की जरूरत नहीं। हम तो देश दुनिया घूमते हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए नहीं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मैं उनको फॉलो करता हूं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं और उनके डीएनए से। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है भैया कि लोग करणी सेना को एक बहुत विवादित चीज़ों में देखते हैं। जैसे अभी आगरा वाला जो कांड हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये एक हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम होता है। करणी सेना काफ़ी बार हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करती है। कोई रोड छाप कुत्ता टाइप का आदमी, कोई भी आपके बाप दादाओं पे और आपके पूर्वजों पे, आपके वजूद पे चैलेंज करेगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? इंपैक्ट करोगे ना। बिल्कुल। आपको इंपैक्ट करना पड़ेगा। आप अगर मर्द हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे इतिहास में बताया गया है कि कभी अपने पूर्वजों की बुराई मत सुनो, अपने देश की बुराई मत सुनो, अपने धर्म जात संप्रदाय की बुराई मत सुनो। तो कोई कुत्ता छाप आदमी बोलेगा ना तो उसे लत्तड़ मारेंगे। यार कैसे कोई कह सकता है? कोई क्षत्रिय आज तक किसी के जात धर्म मत मजहब के बारे में आज तक बोला क्या? कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी आके कुछ भी बोल के चला जाए और हम सुन लेंगे? कतई नहीं सुनेंगे। बोल के अब कोई देखे? बिल्कुल। ये तो टीजर था, ये जो है ना, ये टीजर था। टेलर और पिक्चर पूरी रिलीज कर देंगे। क्या बात है। और ऐसा रिलीज करेंगे ना कि कई पीढ़ियां उस पिक्चर को देखेंगी। और ये बर्दाश्त नहीं है बाबू। उसके लिए कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जान दे सकते हैं, जान दे सकता हूं, जान। इससे ज्यादा तो कोई नहीं दे सकता ना। बिल्कुल। मेरे शरीर के एक एक बूंद और मेरी सांस मेरे पूर्वजों के लिए कर्जदार है।
और उनकी है वो। मेरे पिता ने और मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, इसलिए मैं अपने मां पिता अपने बाप दादाओं का कर्जदार हूं। कोई उनको बोल के चला जाएगा तो सुन नहीं लूंगा, और अगर सुन लिया तो फिर मुझसे नालायक पुत्र इस धरती पे कोई नहीं होगा। तो मैं नालायक नहीं हूं। हम लोग तो श्रवण की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात। बाप दादाओं के लिए कुछ भी कर देंगे और करेंगे, किए हैं। जितनी बार कोई बोलेगा उतनी बार करेंगे और बार बार करेंगे। इस पे हम सभी क्षत्रियों को एक रहना चाहिए भैया। इस पे सबको एक रहना चाहिए, खास करके क्षत्रियों को नहीं, सबको, क्योंकि सबके बाप दादाओं पे सवाल उठता है। बिल्कुल सही बात है। आप बात करिए ना भाई, हमारी आपकी बात हो समझ में आए। हमारे पूर्वजों के, किसी के पूर्वजों के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? क्यों बोलोगे? आपको अधिकार किसने दे दिया? संविधान किसी के भावनाओं को आहत करने का अधिकार देता ही नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो संविधान यह भी कहता है आप किसी की भावनाओं को आघात नहीं कर सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत चीजों पे इंपैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। आपकी बातों से किसी को बुरा लगे वो बात नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। आप कुछ भी बोल दोगे। आप संविधान की बात करते हो, पढ़े क्या हो संविधान को? संविधान में एक क्लॉज में 10 एक कमिटमेंट में, एक अनुच्छेद में 10 क्लॉज हैं। पढ़ो। एक क्लॉज ही था 370 में 370 बी, उसे 370 हट गई। बिल्कुल। संविधान में हर चीजों को बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। ऐसे नहीं 3 साल लगा था संविधान बनाने में। बिल्कुल सही। और ऐसे कोई भी आंडू पांडू झांडू कुछ भी बोल के चला जाए तो उनको तो इलाज करेंगे ना, ऐसे लोगों का इलाज होगा। और ये नहीं कि क्षत्रियों के बारे में कोई बोलेगा तो इलाज होगा। किसी भी जात धर्म मत मजहब के पूर्वजों के और महापुरुषों के बारे में कोई बोलेगा तो इलाज होगा, करेंगे। ये डैम श्योर है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। जानना चाहेंगे क्या जातिगत राजनीति राजपूतों को बांटने का काम कर रही है क्या? देखिए, जातिगत राजनीति सबको बांटने का काम कर रही है। राजपूत तो सबसे कम करता है जातिगत राजनीति, कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हमारी कोई पार्टी है क्या जात की? नहीं। तो ये सवाल उन लोगों का है मेरे भाई जो जातीय राजनीति करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी अभी कर रही थी। बिल्कुल। जातीय राजनीति के चक्कर में रामजीलाल सुमन से बुलवाया। बिल्कुल। और बाद में फैल गए। रामजीलाल सुमन ने 22 मार्च को बोला कि राणा सांगा जी गद्दार हैं। 26 को हम लोगों ने गेट उखाड़ लिया उसका। उसके बाद अखिलेश यादव जी आ गए फ्रंट पे, पूरी टीम लेके अपनी, बोलने लगे ये ट्रूपर्स हैं बीजेपी के, जैसे हिटलर के ट्रूपर्स होते थे। चलो ठीक है। उसके बाद बोले फिर ये बीजेपी की सेना है, वहां फिर नहीं माने। उसके बाद फिर बोले ये योगी की सेना है। उसके बाद महाराज बोल रहे हमारी करणी सेना से अच्छे संबंध है। फिर इतनी दग गई कि 9 मई को साफा बांध के महाराणा प्रताप की जयंती मनाने लगे। दादा को गाली दो और पोते की जयंती मनाओ, तो कम से कम कुछ तो यार क्वालिटीज रखो पॉलिटिक्स में। कुछ तो पॉलिटिक्स में क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये जातीय पार्टियों से पूछिए, हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं मेरे भाई। बिल्कुल भाई। ना मैं कोई पार्टी को हैंडल कर रहा हूं, मैं एक सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन चलाता हूं और मैं उसका सबसे अदना, सबसे छोटा, सबसे कमजोर सिपाही हूं। क्या बात है। क्या राजपूत समाज आज हिंदुत्व आंदोलन में अपनी भूमिका निभा पा रहा है? क्षत्रिय है तो सनातन है। मैंने कहा ना कि क्षत्रिय है तो सनातन है, क्षत्रिय है तो हिंदुस्तान है, क्षत्रिय है तो लोग है, क्षत्रिय है तो लोक व्यवस्था है, क्षत्रिय है तो धर्म पंथ समुदाय है। क्षत्रिय नहीं तो हिंदुस्तान का वजूद नहीं। बहुत क्लियर मैं इस चीज को बोलता हूं और बहुत दमदारी से बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने मुंडियां काटी और कटवाई हैं इस देश के लिए, तब ये देश का स्वाभिमान, सम्मान और संविधान ये सब सुरक्षित है। बिल्कुल सही बात है। हम तो उस पद्धति को मानने वाले हैं ना कि जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। हम तो उस पद्धति को मानते हैं कि अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध करते हैं और पूरे उसके कुनबे को खत्म करते हैं और एक धोबी के कहने पे हम अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इससे बड़ा उदाहरण किसी को चाहिए क्या? कभी नहीं। हाँ, इससे बड़ा उदाहरण किसी को हो कि हम अपने सेवक को राजा बना देते थे। हम रावण को मारते हैं
विभीषण को राजा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। हम बाली को मारते हैं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। देते हैं। ये है कहीं पे क्या? कभी नहीं। ये परंपरा क्षत्रियों की है। हम निषाद राज को राजा निषाद राज बना देते हैं, देवता बना देते हैं। बिल्कुल। हम सबरी का जूठा बेर खा के समाज में ये कहते हैं कि क्षत्रिय छुआछूत, जात छोटी बड़ी, इसको नहीं मानता है। किसी भी राजा के किसी भी शासनकाल में ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी को जातीय वजह से राज्य से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। जानना चाहेंगे क्या वर्तमान में राजपूत समाज को वह सम्मान मिला जो वादा किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर अभी मैं अंडर प्रोसेस हूँ। बिल्कुल। आई थिंक कि वन आइडिया कैन बी चेंज योर लाइफ। बिल्कुल। मैं उस आइडिया को ढूंढ रहा हूँ कि ऑफर क्या किया गया। ठीक है। ऑफर क्या किया गया? सरदार पटेल जी ने जब जितने रजवाड़े थे, जमींदारी थी, तालुकेदारी थी, सबको देश में मिलाने का काम किया। तो जितने रजवाड़े थे सबको हाइनेस का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल। और इतनी सीटें लोकसभा विधानसभा में आपको रिजर्व की जाएंगी। बिल्कुल सही बात। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बाद 1962 में हमारे जमीनों पे सीलिंग एक्ट के तहत जबरदस्ती उसको लिया गया, तमाम वादा करके। बिल्कुल सही बात। क्या उस वादों को पूरा किया गया? नहीं। हमारे साथ केवल छल हुआ है पॉलिटिक्स में। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं सब क्षत्रियों के धन बल व्यवस्थाओं से बनी। उनके फंडर, उनके डोनर, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब क्षत्रिय रहे। लेकिन फिल्म में कहीं रोल नहीं मिला। तो मैं तो सर्च कर रहा हूँ रोल कब मिलेगा। बिल्कुल। तब इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं गैर राजनीतिक चीजों पे डिस्कस कर रहा हूँ। जिस दिन हम लोग राजनीति पे डिस्कस करेंगे, देन मैं, टू बी फ्रैंक, मैं बहुत अच्छा उत्तर दूंगा आपको भी बच्चा, और खूब संतुष्ट होगे, और पूरा देश संतुष्ट होगा उससे। बिल्कुल। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अभी उस पर। 100%। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये बात। अधूरी बातों पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। सही बात। जानना चाहेंगे आज के युवा राजपूतों में क्या कमी देख रहे हैं आप? क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो अक्सर भेड़ चाल में लोगों के जैसे नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जैसे जब सब शक्तियां ले ली गई जी, जब आपको शक्ति विहीन कर दिया जाएगा, संविधान के दायरे में लाके आपके गढ़ किले, जमींदारी, तालुकेदारी, रजवाड़े, पद प्रतिष्ठा सब ले ली जाएगी और आपको छोड़ दिया जाएगा मार्केट में। अभी आपके जेब में पैसा हो जी, अकाउंट में पैसा हो, मोबाइल में पैसा हो, हम मोबाइल भी ले लें, एटीएम कार्ड भी ले लें और जेब का पैसा ले लें और आपको मार्केट में छोड़ दें, जाओ खरीदारी करो, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। मदद मांगोगे लोगों से? बिल्कुल। कुछ करना चाहोगे? कहीं से 100-200 रुपए का इंतजाम कर लें। बिल्कुल। जब हमारी सब चीजें हमसे छीन कर ली गई, ले ली गई, तो हम क्या करेंगे फिर? हम तो उसी भेड़ चाल में आ जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। कम से कम हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो जमींदार थे, राजा थे, आज वो 100-200 रुपए के लिए EWS या लाइन लगा के राशन ले रहे हैं। इससे बुरा दौर क्या आ सकता है? हम बुरे दौर में हैं और बुरे दौर में हम तब भी किसी को लूट नहीं रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये शायद हमारा ओरिजिनल DNA है और हमारे पूर्वजों का दिया गया संस्कार है, इसलिए हम मजबूत हैं। और मैं जरूर कहूँगा अपने समाज के बच्चों से, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। इसके लिए इन फ्यूचर जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। जो हमारे हैंड से होगा वो करने की कोशिश किया जाएगा। अभी तो सोच रहे हैं कि अपने लोगों में जो बड़े व्यापारी हों, बड़े कारोबारी हों, जो एब्रॉड में बिजनेस व्यापार कर रहे हों, किसी की मेडिकल की, फार्मा हो, इंजीनियरिंग की कोई कंपनीज हो या कोई फैक्ट्रीज हो, उसमें भी हम लोग बड़ा मदद करते हैं। अभी उस एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि उसमें हम अपने लोगों को उनसे मदद कर पाएं। बिल्कुल।
जानना चाहेंगे कि आपने 21वीं सदी के राजपूत युवाओं के लिए क्या विज़न कोई तैयार किया है? देखिए मेरे भाई, मैं बताऊं कि जब इस देश की सरकार के पास ही कोई विजन नहीं है। बिल्कुल सही बात। विजन ये था कि हमारे बाप दादाओं ने किला बनवाया 1500 साल पहले, आज भी वो ऐसे ही है। और 15 साल पहले अगर कोई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है तो खंडहर हो चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे बाप दादाओं का विजन ये था कि हमारे लोग 1500 साल बाद इस घर में रह पाएं। जब वो घर ही हमसे छीन लिया गया, ले लिया गया, एवज में हमको कुछ नहीं मिला, तो हमारा विजन भी साथ में ले लिया गया ना। हमारा विजन तो बस ये हो गया है कि बड़े पोस्टर में छोटा वाला नाम लिखा के भैया जिंदाबाद करा दें। बिल्कुल सही बात। क्षत्रिय बच्चे अपने पैसे से नेताओं का पोस्टर छपवा रहे हैं और नीचे निवेदक में खड़े होकर हाथ जोड़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो विजन लेस लोग हो चुके हैं और एक समय आएगा कि इन लोगों को समझना पड़ेगा। अभी उड़ रहे हैं, बिल्कुल 21वीं सदी में हवा में उड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उड़ रहे हैं, टेलीफोन पे उड़ रहे हैं, गाड़ियों में उड़ रहे हैं, नेताजी के साथ उड़ रहे हैं, भैया जी के साथ उड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत जल्दी जब जमीन पे आएंगे, जब ये लगेगा कि हमने सब खो दिया, कुछ नहीं बचा, देन कॉल मी। बिल्कुल, हम लोग हैं। एक्सीलेंट। एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे करणी सेना के बारे में। क्या करणी सेना युवाओं के लिए कोई स्कॉलरशिप योजना, ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी चीजें ला रही है कभी? इस अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। बहुत अच्छा, आगे इस पे काम करेंगे। बिल्कुल। और इस पे चल रहा है मंथन और ये इम्प्लीमेंट जल्दी होगा और सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा इस पे। क्या बात है। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद राजनीति में आया जाए? कभी कभी माइंड में ऐसा प्रोसेस आया, ऐसा थॉट आया? क्षत्रिय का मतलब होता है चर्चा, पर्चा, खर्चा। इन तीनों में जो है वही है क्षत्रिय। क्या बात है। तो हम तो चर्चा में भी हैं, पर्चा में भी हैं, खर्चा में भी हैं। तो हम तो ऑलरेडी सभी चीजों में हैं भाई। तो फिर राजनीति, हमने कहा फिर से कहे राजनीति में आया जाए। क्या राजनीति हमारे घर की है। जितने लोग कुर्सियों में बैठे हैं सब हमारे पूर्वजों के उतरे हुए पिछवाड़े हैं, उसी जाके टिके हुए हैं लोग। 100%। जिस बरगद के टहनी पे टिके हो, वो बरगद हमारे बाप दादाओं ने लगाया है। जब चाहेंगे वो बरगद पे तुमको उतार के बैठ लेंगे। बिल्कुल सही बात। चेहरे के चमक खानदानी है, क्रीम पाउडर वाला नहीं है। क्या क्रीम पाउडर वाले समझे कि उनको डिटेन कराना है कि फेशियल कराना है कि क्या कराना है। क्या बात। यहाँ तो सो के उठेंगे, उनसे ज़्यादा चमकेंगे। तो जो चमक उनसे ज़्यादा है तो हर तरीके की चमक ज़्यादा रहेगी ना। बिल्कुल सही बात। इन फ्यूचर अच्छा होगा। 100%। समाज आज कम प्राउड कर रहा है, इन फ्यूचर समाज बहुत प्राउड करेगा, बहुत बहुत प्राउड करेगा। जानना चाहेंगे कि करणी सेना के कुछ पुराने सदस्य अब अपनी खुद की एक नई सेना बना रहे हैं, नया संगठन बना रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा होता है कि एक घर में ज़्यादा लोग हो जाएं तो लोग नया घर बनवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या उसको होता है? डेवलपमेंट बोलते हैं। विकास क्या है? विकास ये है कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री। भाई हम अगर अकेले हैं तो हम 150 किलोमीटर तक अपना वार कर सकते हैं। अगर 100 लोग बन जाएंगे तो 1000 किलोमीटर तक रेंज होगी। बिल्कुल सही तो बात। ये कोई विशेष विषय नहीं है भैया। लेकिन मैंने काफ़ी बार ऐसी चीज़ें देखा है कि करणी सेना के कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, कुछ ऐसी संगठन रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे अदर कास्ट के लोग, क्षत्रिय, यादव, ब्राह्मण समाज के लोग, SC ST जैसे काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं। उसके बाद उनको भड़काया जाता है और उनमें से कुछ सदस्य को निकाला जाता है, वो अपनी खुद की एक अलग पार्टी, अलग संगठन बना लेते हैं और फिर वो करणी सेना का विरोध करते हैं। इसके बारे में आपका क्या देखिए कहना है? मैं बताऊं कि विरोध भी अपने आप में होना चाहिए। बिल्कुल। जब आपका विरोध होगा तभी आप अच्छा काम करने के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल। जब आपको वाहवाही मिलेगी, जिंदाबाद ही मिल रहा है, इसीलिए जो नेता ज़्यादा दिन जिंदाबाद सुनना पसंद करता है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए अपनी आलोचना सुनने की ताकत रखनी चाहिए। आलोचना तभी होगी जब लोग आपकी आलोचना करेंगे। आप तो अपनी आलोचना खुद नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को समाज में जिंदा रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको हर दिन नया कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं।
जैसे कहते हैं ना कि हमारी मेमोरीज को एक्टिवेट करते हैं। ये किक है मेरे कि मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे मैं और बेहतर कर पाऊँ। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए तो ये लोग मेरे आइडियोलॉजी हैं एक तरीके से। यही हमारे भोजन है, इनको खाते हैं तो अच्छा कर पाते हैं। क्या बात है। क्या करणी सेना कभी किसी पार्टी विशेष का समर्थन करने की कोशिश करेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, जो इस देश में 3-4 भौतिक मूल चीजें हैं। जी। भौतिक मूल चीजों में रोटी कपड़ा मकान तो एक नेसेसरी चीज है, बिल्कुल नीड है। भौतिक चीजों में क्या होता है कि जो इतिहास पे, धर्म पे, आपके मानवता पे और आपके लोगों को बचाने का काम करे, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए, आपके लोगों को मजबूत करने का काम करे। कहीं ना कहीं मेरा सीधे मानने का कहने का यह मतलब है कि जो आपकी चीजों को मजबूती से समझ पाए। बिल्कुल। जो भी पार्टी अगर हम लोगों को मजबूती से समझेगी, हम उसके साथ रहेंगे। क्या बात। और साथ का मतलब केवल वीरू सिंह वोट नहीं मांगेंगे किसी के लिए, अपना वोट दे सकते हैं और देते भी हैं एक वोट। बिल्कुल सही। मेरा एक वोट है, मैं वीरू सिंह हूँ, मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं। लोग बोलते हैं फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं सबको भाई मानता हूँ। फॉलोवर्स होते होंगे उनके, हमारे तो भाई हैं। तो मैं किसी भी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वोट के लिए अगर मैं कभी किसी से कहूं तो कभी मत देना। मेरा व्यक्तिगत वोट है और वो मैं किसको दूंगा ये मैं जानता हूं। सब अपने फ्री हो भाई, बिल्कुल। सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। 100%। आप जिसको पसंद करते हो जाओ दो, लेकिन अगर भविष्य में कुछ चीजें करा जाएगा देन जरूर कहा जाएगा। अभी अंडर प्रोसेस है। जानना चाहेंगे कि अगर वीरू भैया को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नियम लागू करेंगे जिससे सीधे राजपूत समाज को फायदा मिले? अखंड भारत की कल्पना सोचेंगे। अखंड भारत की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने सोची थी, किए थे। बिल्कुल। अखंड भारत में क्या, मानव मानव के बराबर हो। 100%। लोग बोलते हैं महाराणा प्रताप के साथ भील लड़ रहे थे जो एसटी समाज से हैं। भगवान राम के साथ बानरों की सेना लड़ रही थी। बिल्कुल। जानवरों की सेना लड़ रही थी, भालुओं की सेना लड़ रही थी, वन मानुसों की सेना लड़ रही थी। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अखंड भारत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अखंड भारत की संरचना में हम आपके बगल बैठ के हंस के ये कह पाए कि चलो 14 साल के लिए वनवास चलना है पिता के वचन के लिए, अपने भाई से मैं कह पाऊँ, अपने पत्नी से कह पाऊँ, मैं ये कह पाऊँ कि मैं माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा है। मैं ये कह पाऊँ कि मुझे 5 गांव दे दो और मैं महाभारत नहीं करूँगा। मैं ये कह पाऊँ कि हमारी ये संस्कार, ये पद्धति रही है कि अगर मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे सूद के यहाँ पलना पड़ा तो मैं सूद पुत्र कहलाऊं। मैं कह पाऊं कि मैं माँ जानकी के यहाँ पैदा हुआ गर्भ से और यशोदा के यहाँ पला बड़ा तो मैं यशोदा नंदन कह पाऊं। क्या बात। अखंड भारत की कल्पना यह है कि मैं गंगा जी को धरती पे लाने वाले से कभी ये कह पाऊं कि तुमने इस गंगा को पैदा किया तो कभी पूछा कि इसमें केवल क्षत्रिय पानी पिएंगे? लोग बोलते हैं ना कि कुआं ठाकुर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में इतिहास के किस पन्ने में लिखा गया कि बिना पानी पिए कोई मर गया? बताए कोई मुझे। सुनिए, जब कभी अकाल पड़ता था या कभी बारिश नहीं होती थी, अनाज की कमी होती थी, तो राजा प्रजा के घर जाके अनाज देता था, वहीं खाता था। इस अखंड भारत की कल्पना की बात करता हूं मैं। भारत, अखंड भारत क्या, अखंड भारत में जो हमारे लोग हैं वो हमारे ही रहें, वो पाकिस्तान की जय जयकार ना करें, क्या बात। वो जिन्ना को महान ना कहें,
वो ट्रंप के ट्वीट को सीज फायर में कन्वर्ट ना करें। क्या बात है। मैं उस अखंड भारत की बात करता हूं जहां पे वो नेतृत्व हो कि अगर वो कह दे कि आज 12 बजे सुई रुकेगी तो रुकेगी, वो कह दे कि आज से भारत सोएगा तो सोएगा, नेतृत्व पे सवाल ना हो। उस अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मैं उस अखंड भारत की बात कर रहा हूं। टू बी फ्रैंक, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ जी, जब भगवान राम वापस आए तो पूरी अयोध्या खुशियां मना रहा था, बिल्कुल दीपावली मना रहा था, फूलों की बारिश करा रहा था, नाच गाने हो रहे थे। भगवान राम देख रहे हैं कि बुजुर्ग नाच रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, महिलाएं नाच रही हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। तो उन्होंने भरत से पूछा कि ये बताओ, क्या हमसे बड़े वाले लोग खुश हैं और नई पीढ़ियां हमसे नाराज है क्या? तो भरत ने जो वर्ड उत्तर दिया वो अखंड भारत की कल्पना है। क्या बात है। उन्होंने बोला कि भैया 14 साल आप वनवास में थे, पूरे अयोध्या में कोई पति 14 साल अपनी पत्नी के साथ सोया नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ 14 साल में। ये है अखंड भारत। ये है अखंड भारत। ये है अखंड भारत कि मैं घाघरा नदी 10 किलोमीटर तक सरयू जी हो जाती है। भगवान राम जब सरयू जी में प्राण त्यागते हैं तो इतने लोग साथ चले जाते हैं कि सरयू सरयुक्त हो जाती हैं, इतने सर हो जाते हैं कि उनका नाम सरयुक्त हो जाता है। तो हम उस अखंड भारत की बात करते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपकी नज़र में एक आदर्श राजपूत युवा कैसे हो सकता है, या उसको ऐसे कौन कौन से आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा राजपूत युवा बन अपने पूर्वजों के कार्यों पे जो गर्व महसूस करे और अपने माँ पिता के लिए जो लॉयल हो और अपने रक्त के लिए जिसके अंदर ज्वलन भावना हो, वही है राजपूत। बिल्कुल कम शब्दों में यही है। बाकी तो बहुत आइडियोलॉजीज हैं। देन जो अपनों का मान सम्मान बचा पाए, अपने जेब का 5 रुपए दूसरे के लिए खर्च कर पाए, अपना सब कुछ गरीब लोगों पे दान कर पाए, मजबूत कर पाए, अपने आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचा पाए और अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को, खास करके अपने राष्ट्र की संप्रदाय को मजबूत कर पाए, वही है क्षत्रिय। बिल्कुल सही बात आपने बोला भैया। क्या करणी सेना कभी भी किसी नारी जाति के लिए, सम्मान के लिए क्या क्या से नियम लगाती है कि अक्सर आपने सुना होगा, अब देखा भी होगा आपने कि अक्सर उत्तर प्रदेश में तो अब खासकर कम हो गया जब से योगी जी की सरकार आई, रेप और गैंग रेप जैसे काफ़ी केस हमको सुनाई पड़ते हैं। तो करणी सेना इनके लिए क्या पहल कर रही है? पहले तो मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस का मैटर है। बिल्कुल कानून न्यायपालिका पे डिपेंड करता है। अभी इन सब चीज़ों पे मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि ये अग्रेसिव पना को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कानून और न्यायपालिका 10 से 50 साल तक इसे पेंडिंग में डालती है और कोई न्याय नहीं दिला पाती है। देखिए मैं बताऊं कि मैं उस कुछ चीज़ों को मैं जैसे क्या बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन में से किसी बच्ची के साथ कोई गलत कर दे, किसी महिला के साथ गलत कर दे, तो पहले तो हमारे देश की जो परंपरा रही है, जो इतिहास रहा है, जो सभ्यता रही है, वो उसको जानता नहीं है। हम यहाँ नारी को पूछते हैं। बिल्कुल। और यहाँ नारी को पूछते हैं, ये वेदों पुराणों में लिखा गया है। यहाँ सीताराम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे महिलाओं को पति से पहले बोला गया है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे सबसे ताकतवर अगर किसी को हमारे धर्म में बताया गया है तो माँ दुर्गा को बताया गया है, आदिशक्ति। और हम एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अगर माँ का गर्भ नहीं होता तो आप होते क्या? बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को इस कानून में परिवर्तन लाना चाहिए। और नो डाउट इस टाइप का कानून अगर बनेगा तो उसका मिसयूज बहुत होगा। बिल्कुल सही बात है। इसको एक ऐसी एक
संस्था बनाई जाए, जैसे रॉ है, सीबीआई है, बिल्कुल इस टाइप की एक संस्था बनाई जाए, एक अलग विंग तैयार की जाए गवर्नमेंट को, जो 1 महीने के अंदर उसको वेरीफाइड करे। अगर रेप बलात्कार किसी के साथ हो रहा है, इस टाइप की घटना हो रही है, तो मौत के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसको वेरीफाई बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ऐसे कानून का इतना दुरुपयोग होता है। बिल्कुल उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए उसको फिल्टर्ड करने की जरूरत है, देन उसको मार्केट में लाने की जरूरत है। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। और जहां डर है वहीं दहशत है। जब तक आप डराओगे नहीं, तब तक कोई दहशत में नहीं आएगा। दहशत में नहीं आएगा तो इस तरीके की घटनाएं कम नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। जानना चाहेंगे भैया कि करणी सेना अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या पहल कर रही है, क्या रोज कदम कर उठा रहे रही हैं, है? डे टू डे कर रहे हैं। ऐसा कोई आप नियम या ऐसा कोई कुछ देखिए, बताना चाहेंगे? ये मैं बताऊं आपको, ये नियम सब कानून के अंतर्गत आता है, सिस्टम के अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल विभागों के अंतर्गत आता है। जो हमसे हो सकता है, बिल्कुल हमसे जो हो सकता है, हमसे क्या हो सकता है, अवेयरनेस फैला सकते हैं। 100% वो हम और आप कर सकते हैं बिल्कुल सही बात। कि आप कौन थे, कौन है, कौन रहेंगे। भाई अब तीनों फॉर्मेट को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप थे क्या, आप हैं क्या, आप होंगे क्या, आप इस अवेयरनेस को फैलाइए मार्केट में, बिल्कुल तो शायद बहुत चीजें बदलेंगी। और उसको बदलने के लिए डे टू डे काम है। अगर हम आपके बीच बैठे हैं तो अवेयरनेस के लिए तो है कि वीडियो जाएगी, लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये भी तो एक पार्ट है ना। बिल्कुल सही बात। तो कुछ तो हम जैसे नीचे आए, सैकड़ों लोग मिले, उन्होंने कई सवाल पूछे, मैंने सबका जवाब दिया। एक अवेयरनेस ही है, लोगों के बीच घूम रहे हैं, समाज में पूरे देश में घूम रहे हैं, तो रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड बाय अवेयरनेस। और अवेयरनेस ही है जो चीज़ों को परिवर्तन लाएगा। करणी सेना का मेन उद्देश्य क्या था बनाने के लिए? देखिए, करणी सेना का मेन उद्देश्य यही था कि जो समाज में भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक संसाधन नहीं, भौतिक चीज़ें जो पहले थी, जो चली जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, उस पद्धति, जैसे एक पगड़ी है, बिल्कुल हमारा भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा, भारत की व्यवस्था, परंपरा, इतिहास, धरोहर और भारत की मर्यादा, इन सब चीज़ों का कंक्लूजन को करणी सेना के आइडियोलॉजी का सोर्स माना जाता है। बाय द वे, नाइस पगड़ी आपकी। थैंक यू। जानना चाहेंगे कि पगड़ी पहनने का उद्देश्य क्या था आपका? क्या पगड़ी, बचपन से कोई मतलब मन में इच्छा थी पगड़ी पहनने जैसे की? क्षत्रियों को पग पहननी चाहिए, बिल्कुल एक भार है ये समाज का। समाज आपको पग देता है ना, तो उसके साथ आपको कई जिम्मेदारियां देता है। पगड़ी पहनने के बाद आप कई ऐसी चीज तो नहीं करोगे। बिल्कुल। आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, नहीं कर सकते। कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, बिल्कुल। कोई गलत कृत्य नहीं करोगे, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करोगे, बिल्कुल। किसी के मान सम्मान पे ठोस नहीं पहुंचाओगे। पगड़ी पहनने के बाद आप नहीं चाहते हुए भी अच्छा काम करोगे ही करोगे। तो ये भार है और ये पहनना चाहिए। बिल्कुल सही। क्षत्रियों को तो खास करके पहनना चाहिए। संगठन का विस्तार और प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? विस्तार 24 प्रदेशों में है, बिल्कुल, कई देशों में है। अब इसको इम्प्लीमेंट किया हो सकता है। और जो लोग ये चाह रहे हैं करणी सेना की आइडियोलॉजी को कमजोर करना, तो आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दिन अब लगने वाले हैं। मार्केट में ठाकुर आने वाले हैं। क्या बात। जानना चाहेंगे क्या सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करणी सेना क्या और प्रचार और परफॉर्म कर सकती है अवेयर फैलाने? भाई देखिए, हमारे पास तो सोशल मीडिया ही हम लोगों के पास है प्रचार प्रसार का, और अपने भाई लोग हैं। बिल्कुल। जो हमारे समाज के भाई हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि वीरू सिंह को वीरू सिंह बनाने में केवल और केवल मेरे समाज के भाइयों का योगदान है, नौजवान भाइयों का योगदान है। नहीं तो मैं आजमगढ़ के अतरौलिया से निकला हुआ एक छोटे से गांव से लड़का, अगर देश में लोग जान रहे हैं, कुछ ही लोग जान रहे हैं, तो सब अपने भाइयों के प्रेम की वजह से है। और कहीं ना कहीं उसमें इस इंटरनेट के जमाने में बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। और आज जिनको भी लोग जान पा रहे हैं, इवन दैट वीरू सिंह नहीं, सबको
उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जानना चाहेंगे कि एक अंतिम क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे श्रोताओं, युवा साथी को और देश को अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो अपने जाति का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम रहेगा। और देश की सेना पे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जो देश की सेना पे सवाल उठा दिया वो अपने रक्त और डीएनए पे सवाल उठा दिया। क्या बात। और मैं खुल के कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय हूं, इस बात का गर्व है, और मैं भारतीय हूं, ये मेरे लिए गौरवशाली है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं और भारत में क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, ये और सौभाग्यशाली है। बिल्कुल सही बात। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, हर युवा को अपने देश पे गर्व करना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व करना चाहिए और अपने जात पे, अपने बाप पे गर्व करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। गर्व अपने तक रहता है, अहंकार लोगों का नुकसान करता है। तो आप केवल गर्व करिए, अहंकार मत करिए। बाय द वे, पॉडकास्ट के माध्यम से आप ऐसे बहुत से लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमेशा सवाल उठाती है करणी सेना पे? उनका काम है, तुम्हारा काम उठाओ बेटा, हमारा काम है जवाब देना। और सब लोग नोटेड हो, समय आएगा उत्तर देंगे सबको दमदारी से। और ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। सवाल उठाने वाले, सवाल तो इस देश में जब भगवान राम पे उठता है, भगवान कृष्ण पे उठता है, बिल्कुल भारत के वजूद पे सवाल उठता है, यहाँ के धर्म परंपरा संप्रदाय पे सवाल उठता है, तो हम कौन से खेत की मूली है मेरे भाई? इन टुच्चे टाइप के लोगों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सब गधे हैं, ये अनपढ़ गंवार, ये 100 रुपए पाते हैं, 70 रुपए की सीसी पी के सवाल पूछते हैं। एक जीबी फ्री के डेटा पे सवाल पूछते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। ये आता जाता चुनाव निशान छाता वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल वीरू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। आपके अनुभव और आपने अपना जो विचार साझा किया निश्चित ही हमारे देशवासी और हमारे युवाओं को एक नई दिशा देगा। और बाय द वे कि एक क्षत्रिय ही एक क्षत्रिय का पॉडकास्ट ले रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे हमारे भाई, इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि इंजीनियर अच्छा बनो ना बनो, इंसान अच्छा बनो। और क्षत्रिय जिस दिन बन गए उस दिन मानवता को जीत लोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल भैया, चेहरे की चमक बहुत अच्छी है और ऐसे बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।